नमस्कार। आज के वीडियो में बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट और एमए फाइनल ईयर के स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत। आप लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध पुस्तक पढ़ रहे हैं और इसके अंतर्गत आज हम शीत युद्ध के बारे में व्यापक चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में हम शीत युद्ध का अर्थ, कारण और प्रभाव इसकी विस्तृत विवेचना करेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात विश्व में दो महाशक्तियां शेष रह गई थीं और इन दो महाशक्तियों के आपसी संबंधों को अभिव्यक्त करने वाला कोई उपयुक्त शब्द अगर कहा जा सकता है तो वह शीत युद्ध शब्द हो सकता है। द्वितीय महायुद्ध के उपरांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का महत्वपूर्ण विकास, जिसकी व्याख्या दो प्रकार से हुई। प्रथम, वैचारिक संघर्ष, जिसमें कि दो विरोधी पद्धतियां, उदारवादी लोकतंत्र और सर्वाधिकारवादी साम्यवाद के बीच संघर्ष कहा जा सकता है। उदारवादी लोकतंत्र, जिसका पोषक संयुक्त राज्य अमेरिका, और सर्वाधिकारवादी साम्यवाद, जिसका पोषक सोवियत रूस को कहा जाता है। दूसरा, यथार्थवादी सिद्धांत। इसके अनुसार शीत युद्ध पुरानी शक्ति संतुलन राजनीति का नवीनीकरण है, जिसमें कि दो महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ विश्व के अधिकांश राज्यों को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने के लिए संघर्षरत थीं। यानी दो महाशक्तियों के बीच संघर्ष, जिसमें कि दोनों ही महाशक्तियां ये चाहती थीं कि विश्व के अधिक से अधिक राज्य उनके प्रभाव क्षेत्र में आ जाएं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शीत युद्ध जो है वो दो विचारधाराओं, यानी पूंजीवादी विचारधारा और साम्यवादी विचारधारा, दो पद्धतियों, संसदीय लोकतंत्र और जनवादी जनतंत्र, दो गुटों, नाटो और वारसा, दो राज्यों, अमेरिका और सोवियत संघ, और जिस समय यह अपने चरम पर था, दो व्यक्तियों, जोसेफ स्टालिन और जॉन फॉस्टर डलेस के मध्य उग्र संघर्ष था। शीत युद्ध अगर वास्तव में देखा जाए तो सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य संघर्ष कहा जा सकता है। यह सैन्य संघर्ष नहीं था, वरन वाक युद्ध तथा दोनों ही महाशक्तियों के द्वारा व्यापक एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार, गुप्तचरी, सैनिक हस्तक्षेप, सैनिक संधियों के माध्यम से अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने का किया गया प्रयास, अगर हम कहें तो दोनों राष्ट्रों के मध्य तनावपूर्ण संबंधों की स्थिति, और अंत में अगर इसके लिए एक बहुत ही सुंदर शब्द का प्रयोग करें तो यह मस्तिष्क में लड़ा जाने वाला युद्ध, विचारों से होने वाला युद्ध। इस प्रकार से शीत युद्ध की जो व्याख्या है वो दो महाशक्तियों के मध्य चरम संघर्ष की अवस्था है, जिसमें दोनों कभी एक दूसरे राष्ट्र के ऊपर आक्रमण करने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन दोनों ने एक दूसरे के विरुद्ध घृणात्मक प्रचार के माध्यम से वाक युद्ध किया, मस्तिष्क में युद्ध के विचारों को जन्म दिया। इस प्रकार शीत युद्ध जो है, जो कि 1945 में आरंभ हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात, और 1989 तक, जब तक सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ तब तक यह अस्तित्व में रहा, और इस दौरान पूरा विश्व जो था वो दो गुटों में बटा रहा। आज हम यहाँ इस वीडियो में शीत युद्ध के कारणों के बारे में भी पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से कारण रहे जिसकी वजह से दो महाशक्तियाँ, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय मित्र राष्ट्रों की श्रेणी में आती थी, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात दोनों के मध्य महान शीत युद्ध जो था वो रहा। उसके क्या कारण रहे, उन कारणों को हम यहाँ इस स्लाइड के माध्यम से देखेंगे। इसमें पहला कारण आता है ऐतिहासिक कारण। कुछ जो विचारक हैं वो ये मानते हैं कि शीत युद्ध का कारण 1917 की बोल्शेविक क्रांति में रहा। जिस समय 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई, साम्यवादी जो
प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभर कर आया, उससे पूंजीवादी समर्थक जो राष्ट्र थे वो ये मानते थे कि साम्यवाद का प्रचार जो है वो पूंजीवाद को नष्ट कर देगा। इसीलिए ब्रिटेन ने सोवियत संघ को 1924 में और अमेरिका ने 1933 में जाकर मान्यता दी। ये लोग सोवियत संघ की साम्यवादी नीति को शक की दृष्टि से देखते रहे और यही कारण रहा कि पश्चिमी राष्ट्रों के द्वारा साम्यवादी नीतियों का समर्थन खुलकर नहीं किया गया। दूसरा कारण है द्वितीय मोर्चे का प्रश्न। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब हिटलर ने सोवियत संघ को बहुत ज़्यादा जन और धन की हानि पहुंचाई, तो तत्कालीन सोवियत नेता स्टालिन ने मित्र राष्ट्रों से यूरोप में नाजी फौजों के विरुद्ध दूसरा मोर्चा खोलने का अनुरोध किया, ताकि नाजी सेना का रूसी सीमा पर जो दबाव है वो कम हो सके। लेकिन रूजवेल्ट और चर्चिल इस अनुरोध को कई महीनों तक टालते रहे और यहाँ सोवियत जो इतिहासकार है वो ये मानते हैं कि यह अमेरिका और ब्रिटेन की सोची समझी नीति थी। वो चाहते थे कि नाजी जर्मनी साम्यवादी रूस को ध्वस्त कर दे। इस बात को स्टालिन ने समझ लिया और कि पश्चिमी राष्ट्र जो हैं वो सोवियत संघ को नष्ट हुआ देखना चाहते हैं। तीसरा कारण सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते की अवहेलना। याल्टा सम्मेलन जो है 1945 में रूजवेल्ट, स्टालिन और चर्चिल के मध्य हुआ, जिसमें यह तय किया गया कि पोलैंड में सोवियत संघ के द्वारा जो संरक्षित लुब्निन सरकार है उसके स्थान पर स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन पर आधारित एक प्रतिनिध्यात्मक शासन स्थापित किया जाएगा। लेकिन जैसे ही युद्ध का अंत पास आया, वैसे ही स्टालिन ने अपने वादों से मुकरना आरंभ कर दिया। उसने अमेरिकी और ब्रिटिश जो प्रेक्षक थे उनको पोलैंड में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी और पोलैंड की जनवादी पार्टियों को मिलाने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी। इस प्रकार सोवियत संघ ने पोलैंड में अपनी संरक्षित लुब्निन सरकार को लादने का प्रयास किया। इसे पश्चिमी राष्ट्रों ने याल्टा समझौते की अवहेलना माना। इसलिए पश्चिमी राष्ट्रों ने सोवियत संघ का विरोध करना शुरू कर दिया। अगला है सोवियत संघ द्वारा बाल्कन समझौते का अतिक्रमण। सोवियत संघ ने 1944 में चर्चिल के साथ पूर्वी यूरोप के विभाजन के सुझाव को स्वीकार कर लिया था। इसके अंतर्गत यह तय किया गया था कि सोवियत संघ का बुल्गारिया एवं रोमानिया में प्रभाव को स्वीकार किया जाए और यही स्थिति यूनान में ब्रिटेन की स्वीकार की जाए। हंगरी और यूगोस्लाविया में दोनों के प्रभाव को बराबर माना जाए। लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, इन देशों में बाल्कन समझौते की उपेक्षा करते हुए सोवियत संघ ने साम्यवादी दलों को सहायता देनी आरंभ कर दी और सर्वहारा की तानाशाही स्थापित कर दी, जिसका पश्चिमी देशों के द्वारा विरोध किया जाना स्वाभाविक था। नेक्स्ट है अणु बम का आविष्कार। शीत युद्ध के सूत्रपात का एक बहुत कारण जो माना जाता है वो अणु बम के आविष्कार को माना जाता है। ये माना जाता है कि अणु बम ने न सिर्फ हिरोशिमा का विध्वंस किया, बल्कि युद्धकालीन मित्र राष्ट्रों की मित्रता को भी समाप्त कर दिया। अमेरिका ने अणु बम के शोध कार्य से जहां ब्रिटेन को परिचित रखा, लेकिन सोवियत संघ से जानबूझकर इसे गुप्त रखा गया। जब सोवियत संघ को यह पता चला तो उसने इसे घोर विश्वासघात माना और यहीं से दोनों पक्षों के मध्य में मनमुटाव जो है वो प्रारंभ हो गया। नेक्स्ट, अमेरिका विरोधी प्रचार अभियान। सोवियत संघ के द्वारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात जो वहाँ के समाचार पत्र थे उसमें अमेरिका की नीतियों के विरुद्ध घोर आलोचनात्मक लेख प्रकाशित किए गए। इस प्रचार अभियान से अमेरिका के जो सरकारी क्षेत्र थे वहाँ पर सोवियत संघ के विरुद्ध विक्षोभ फैला और अमेरिका ने बढ़ती हुई साम्यवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाना प्रारंभ कर दिया, ताकि अमेरिका में साम्यवाद के प्रभाव को बढ़ने से रोका जा सके। इसी तरह नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है पश्चिम की सोवियत विरोधी नीति।
जिस तरह सोवियत संघ के द्वारा पश्चिम की नीति का विरोध किया गया, अमेरिका की नीति का खुलकर विरोध किया गया, वैसे ही पश्चिमी राष्ट्रों के द्वारा भी सोवियत विरोधी नीति और प्रचार अभियान किया गया, जिससे कि दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा विरोध की स्थिति आ गई। चर्चिल के द्वारा जो फुलटन भाषण हुआ था उसमें उन्होंने कहा कि बाल्टिक में स्टेटिन से लेकर एड्रियाटिक में ट्रिस्टे तक महाद्वीप में एक लौह आवरण छा गया है। ये सभी प्रसिद्ध नगर सोवियत संघ क्षेत्र में बसने वाली जनता न केवल सोवियत प्रभाव में है वरन सोवियत नियंत्रण में भी आ गए हैं। इस जो चर्चिल का फुलटन भाषण था, इसने दोनों राष्ट्रों के मध्य में एक तीव्र विरोध का आरंभ कर दिया और यहीं से ये शुरू हो गया कि पश्चिम के राष्ट्र जो है वो सोवियत संघ का समर्थन नहीं करते हैं। अगला है बर्लिन की नाकेबंदी। सोवियत संघ के द्वारा लंदन प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया और बर्लिन की नाकेबंदी कर दी गई। इससे पश्चिमी राष्ट्रों ने सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की नाकेबंदी के विरुद्ध शिकायत की और इस कार्यवाही को शांति के लिए बहुत ही घातक प्रयोग बताया। नेक्स्ट है सोवियत संघ द्वारा वीटो का प्रयोग। सोवियत संघ ने वीटो का बहुत ही अधिक प्रयोग किया और संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों में बाधा डालना आरंभ कर दिया, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ को विश्व शांति और सुरक्षा स्थापित करने वाली एक संस्था नहीं मान के सोवियत संघ ने इसे अमेरिका की समर्थित संस्था माना और इसीलिए वीटो का बार बार प्रयोग करके सोवियत संघ जो है वो अमेरिका और पश्चिमी राष्ट्रों के जो प्रस्ताव थे उसको निरस्त करना प्रारंभ कर दिया। इससे पश्चिमी राष्ट्रों को ये लगने लगा कि सोवियत संघ जो है वो विकास की नीति को नहीं अपना रहा बल्कि तनाव को बढ़ा रहा है। नेक्स्ट है सोवियत संघ की लैंड लीज सहायता बंद। सोवियत संघ को लैंड लीज सहायता दी गई, जिसके अंतर्गत जो आंशिक आर्थिक सहायता दी जा रही थी उससे सोवियत संघ संतुष्ट नहीं था, क्योंकि वह सहायता बहुत ही अल्प थी। लेकिन राष्ट्रपति ट्रूमैन ने सेकेंड वर्ल्ड वार के पश्चात इस सहायता को भी देना एकाएक बंद कर दिया, जिससे कि सोवियत संघ नाराज हो गया। अंतिम है शक्ति संघर्ष व हित संघर्ष। मॉर्गेनथाउ ये मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति संघर्ष की राजनीति कही जाती है। विश्व में जो परम शक्तिशाली राष्ट्र होते हैं उनके लिए उनके बीच में संघर्ष होना अनिवार्य होता है। सेकेंड वर्ल्ड वार के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अगर हम देखें तो सोवियत संघ और अमेरिका दो महान शक्तियों का अभ्युदय हुआ और इन दोनों के मध्य में अपनी प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए संघर्ष अनिवार्य हो गया। इसलिए शक्ति संघर्ष जो है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जिस तरीके से अहम बिंदु माना गया, वो भी दोनों के बीच में तनाव का कारण बना। इसके अलावा शीत युद्ध राष्ट्रीय हितों का संघर्ष भी रहा। सेकेंड वर्ल्ड वार के पश्चात अनेक ऐसे मुद्दे आए जिसमें कि सोवियत संघ और अमेरिका के स्वार्थ आपस में टकराए, जैसे कि जर्मनी का प्रश्न, बर्लिन का प्रश्न, पूर्वी यूरोप में साम्यवादी शासन की स्थापना। इन हित संघर्षों ने भी दोनों के मध्य में शीत युद्ध को तेज किया। शीत युद्ध जो कि 1945 से आरंभ हुआ और 1989 तक चला, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध का बहुत प्रभाव पड़ा। इन प्रभावों को हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। पहला है विश्व दो गुटों में विभाजित। शीत युद्ध के कारण पूरा विश्व जो था वो दो गुटों में बट गया। एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत संघ। संयुक्त राज्य अमेरिका के जो समर्थक राष्ट्र थे वो संयुक्त राज्य अमेरिका के गुट में चले गए और पूर्वी यूरोप के जो समर्थित राष्ट्र थे वो सोवियत संघ के गुट में चले गए। इस प्रकार स्पष्ट रूप से विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया। दूसरा है आतंक व अविश्वास में वृद्धि। शीत युद्ध ने राष्ट्रों को इतना भयभीत कर दिया, आतंक और अविश्वास के दायरे को इतना अधिक बढ़ा दिया कि दोनों राष्ट्र एक दूसरे के ऊपर शक करने लगे। दोनों के मध्य तनाव, वैमनस्य, प्रतिस्पर्धा, अविश्वास की स्थिति आ गई और
इनके साथ अनेक राष्ट्र भी इस बात से भयभीत रहने लगे कि पता नहीं कौन सी चिंगारी कब तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन जाए। तो पूरे शीत युद्ध ने विश्व को तीसरे विश्व युद्ध के आतंक से भयभीत बनाए रखा। अगला है आणविक युद्ध की संभावना। 1945 में अमेरिका ने जिस तरीके से आणविक शस्त्र का प्रयोग किया, उसके बाद ये महसूस किया जाने लगा कि जो अगला युद्ध होगा वो आणविक युद्ध ही होगा। जब क्यूबा संकट आया तो उस समय भी आणविक युद्ध की संभावना बढ़ गई और अब विश्व के स्तर पर यह माना जाने लगा कि कभी भी युद्ध जो इन दोनों राष्ट्रों के मध्य में होगा वो आणविक युद्ध में तब्दील होगा। आणविक शस्त्रों का निर्माण जो था वो बहुत तेजी से होने लगा और इस तरीके से परंपरागत जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था थी उसकी मूल संरचना ही बदल गई। नेक्स्ट, सैनिक संधियों व गठबंधनों का बाहुल्य। शीत युद्ध ने सैनिक संधियों और गठबंधनों को भी जन्म दिया। नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट जैसे सैनिक गठबंधन जो थे वो शीत युद्ध के परिणाम स्वरूप ही अस्तित्व में आए, जिसके कारण शीत युद्ध में तेजी आई। निशस्त्रीकरण की समस्या जो थी वो जटिल हो गई, क्योंकि अब प्रत्येक राष्ट्र को यह भय सताने लगा कि अगर वह किसी गुट में शामिल नहीं होगा तो उसके ऊपर आक्रमण कर दिया जाएगा। इसलिए अपने आप को सुरक्षित करने के लिए जो राष्ट्र थे वो किसी न किसी सैनिक संधि या गठबंधन में बंधने लगे। अगला है शस्त्रीकरण की प्रतिस्पर्धा। शीत युद्ध ने शस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया। जैसे कि पहले चल रहा था कि निशस्त्रीकरण के प्रयास किए जा रहे थे, विश्व शांति की ओर अग्रसर हुआ जा रहा था, लेकिन शीत युद्ध ने विश्व शांति की आशा को धूमिल कर दिया, निशस्त्रीकरण की योजनाओं को एक तरफ कर दिया और अब हर राष्ट्र के द्वारा शस्त्र निर्माण पर करोड़ों रुपया खर्च किया जाने लगा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ पंगु। शीत युद्ध के कारण संयुक्त राष्ट्र जैसा जो विश्व संगठन था, जो कि विश्व शांति के लिए स्थापित किया गया, मानवीय कल्याण के कार्यक्रमों के लिए स्थापित किया गया, उसमें अवरोध उत्पन्न होने लगा। दोनों महाशक्तियों के विरोधी दृष्टिकोण के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ जो था वो कोई भी स्पष्ट रूप से कार्यवाही नहीं कर सका। ऐसा कई बार देखने में आया कि संयुक्त राष्ट्र संघ केवल मूक दर्शक बनकर रह गया। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ को इस शीत युद्ध ने पंगु स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। अगला है मानवीय कल्याण कार्यक्रमों की उपेक्षा। शीत युद्ध के कारण शीत युद्ध के कारण विश्व शांति का जो केंद्रीय ध्येय था वो अब सुरक्षा तक सीमित होकर रह गया। महत्वपूर्ण जो कार्य थे मनुष्य के कल्याण से संबंधित वो कहीं पीछे छूट गए। शीत युद्ध के कारण जो तीसरी दुनिया के विकासशील राष्ट्रों में बीमारी, बेरोजगारी, भूखमरी, आर्थिक पिछड़ापन, राजनीतिक अस्थिरता, अशिक्षा जैसी समस्याएं जो थी उनका कोई समाधान निकालना संभव नहीं हो सका। शीत युद्ध जो था वो केवल और केवल शक्ति की राजनीति बनकर सिमट गया। अंतिम है सुरक्षा परिषद को लकवा लगना। शीत युद्ध के कारण सुरक्षा परिषद जैसा महत्वपूर्ण जो संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग था वो भी मूकप्राय स्थिति में आ गया। वो एक ऐसी संस्था थी जिसके कंधों पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने का त्वरित निर्णय लेने का भार डाला गया था, लेकिन यह संस्था भी सोवियत संघ और अमेरिका के संघर्ष का महज अखाड़ा बनकर रह गई। अब इस परिषद में केवल और केवल दोनों महाशक्तियां अपने हितों के लिए वीटो का प्रयोग करने लगी, जिससे कि सुरक्षा परिषद जो है वो अपाहिज स्थिति में आ गया। इस प्रकार हमने यहाँ शीत युद्ध के नकारात्मक परिणामों को देखा, लेकिन नकारात्मक परिणामों के साथ साथ शीत युद्ध के कुछ सकारात्मक परिणाम या प्रभाव भी पड़े। जैसे कि शीत युद्ध के कारण गुट निरपेक्ष आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। जो तीसरी दुनिया के राष्ट्र थे, विकासशील राष्ट्र थे, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी राष्ट्र, उन्होंने अपने आप को गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल किया, जो कि किसी भी गुट में शामिल नहीं होकर नया एक गुट
उभर कर सामने आया और उसमें इन सारे राष्ट्रों ने अपनी समस्याओं को रखना प्रारंभ कर दिया। इसके अलावा आणविक शक्ति का भी विकास हुआ। केवल आणविक शक्ति का प्रयोग शस्त्रों में ही नहीं बल्कि इसका प्रयोग जो है वो अन्य विकास कार्यक्रमों के लिए भी किया जाने लगा। इसके अलावा राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में काल्पनिक जो दुनिया थी उसको छोड़कर यथार्थवादी राजनीति का उदय हुआ और अब ये माना गया कि शक्ति के लिए संघर्ष जो है वो भी अनिवार्य हो गया है। और इस शक्ति संघर्ष ने शक्ति संतुलन की स्थापना की। एक तरफ अमेरिका और एक दूसरी तरफ सोवियत संघ। इस प्रकार से शक्ति जो थी वो अब किसी एक राष्ट्र में नहीं बल्कि दो विपरीत राष्ट्रों और विपरीत ध्रुवों में केंद्रित हो गई और इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संतुलन की राजनीति का भी आरंभ हुआ। इस प्रकार 1945 में शीत युद्ध का जो आरंभ हुआ था वो 1989 तक चला। 1989 में बहुत ही चमत्कारिक मोड़ आया जब शीत युद्ध के कारण जो थे वो समाप्त हो गए। बर्लिन की दीवार गिर गई, जर्मनी का एकीकरण हो गया, वार्सा पैक्ट जो था उसे भंग कर दिया गया। दोनों महाशक्तियों के मध्य सहयोग के मधुर संबंधों का सूत्रपात हुआ और इसके पश्चात विश्व जो था वो द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था से एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था यानी अमेरिका जो था वो महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। इस प्रकार शीत युद्ध का पटाक्षेप बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ।